हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज नया पार्ट 6 है ये, जिसमें दो चैप्टर हैं 40 एंड 41। इससे पहले हमने पार्ट 4 ख़त्म कर लिया है और उससे पहले हम पार्ट 5 भी ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हमने मेनली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं 38 और 39 चैप्टर, ये हम काफ़ी पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनियन टेरिटरीज और स्पेशल एरियाज वाले पार्ट 6 में। पहला चैप्टर होगा चैप्टर 40, जिसमें हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया हुआ है इस चैप्टर में, क्योंकि अभी हमें पता है कि जम्मू कश्मीर का भी आ, आपको स्टेटस जो था वो ख़त्म हो गया है और यूनियन टेरिटरीज में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, फिर इसको बाइफरकेट भी कर दिया गया, लद्दाख अलग करके एक यूटी अलग बना दी गई है। तो थोड़ा सा जो चैप्टर में जो चीज़ें दी हुई हैं उनसे थोड़ा सा बस मैंने नाम का चेंजेस किए हैं। जहाँ पर मुझे जम्मू कश्मीर को इंसर्ट करना था वहाँ पर मैंने उसे इंसर्ट किया हुआ है। और जैसा मैंने बताया है कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, नया जो आया है करंट अफेयर्स में, उसके रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो आपको बना दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो जहाँ तक यूनियन टेरिटरीज का सवाल है, तो ये पार्ट 8 यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में आर्टिकल 239 से लेकर 241 में यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताई गई है। अब जब आर्टिकल 1 में देखेंगे तो आर्टिकल 1 में बताया गया है कि जो ये आपको इंडियन टेरिटरीज होंगी, इनमें कौन कौन सी टेरिटरीज आती हैं। इसमें आती हैं स्टेट्स की टेरिटरीज जो अभी फुल फ्लेज स्टेट्स हैं, इसमें आती हैं यूनियन टेरिटरीज, और इसमें आती हैं वो एरियाज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर किए गए हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह की कैटेगरी आती है जिसको मिला के हम इंडियन यूनियन कहते हैं, जो हमारे आर्टिकल 1 में कहा गया है। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरीज वो एरिया होती हैं जिस पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, यानी कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। अब भले बात हमें ये पता है कि कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर में यहाँ के अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं। लेकिन भले ही लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर पार्लियामेंट का जो राइट है वो कम हो गया। पार्लियामेंट अभी भी इन यूनियन टेरिटरीज में किसी भी टॉपिक पर वो कानून बना सकती है, चाहे वो स्टेट लिस्ट वाला टॉपिक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज वैसे एरिया होते हैं जो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के द्वारा उनको एडमिनिस्टर किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। अब देखते हैं कि इन यूनियन टेरिटरीज का क्रिएशन कैसे होता है। जब आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट के बाद हमारी जो पूरे जितने स्टेट्स थे, इनको 4 कैटेगरीज में रखा गया था, ए, बी, सी और डी, ये 4 कैटेगरीज थी। बाद में देखेंगे कि फजल अली कमेटी आती है, इसके बारे में भी काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं। फजल अली कमेटी आती है और फजल अली कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया स्टेट्स को सेपरेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो इस रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 1956 में, और स्टेट्स को अलग करने के लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी 1956 में लाया गया। तो इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ये जो कैटेगरीज थी ए बी सी डी स्टेट्स की या प्रोविजंस की उस समय, उसको ख़त्म कर दिया गया। और इनमें जो सी और डी ये जो कैटेगरी थी, इनमें जो टेरिटरीज आती थी, इन टेरिटरीज को यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इस तरीके से यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक, अब इन यूनियन टेरिटरीज के डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल करने का रीज़न क्या था, क्यों जरूरत पड़ी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डायरेक्ट कंट्रोल करे। इसके बहुत सारे रीज़न बताए गए, जैसे कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ आता है। यानी पॉलिटिकल हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से खाली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है दिल्ली और चंडीगढ़। कुछ कल्चरल फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन दीव, मेनली वो एरियाज थे जहाँ पर फॉरेन आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। डच के इन्फ्लुएंस था, जो फिर आपको पुर्तगीज़ जो थे उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। थोड़ा वहाँ पर कल्चर जो है वहाँ अलग देखने को मिलती है, तो एक कल्चर यूनिकनेस भी हो जाती है यहाँ पर।
इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप देखेंगे तो मेनली डिफेंस रिलेटेड आपको ये इंपॉर्टेंस हो जाता है इनका, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड का। इसके अलावा कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जो जैसे कि ट्राइबल पीपल हो गए या फिर बैकवर्ड क्लास के लोग हो गए, उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको अलग से कुछ प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस मिलने चाहिए। इस वजह से भी इनको यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया। इनमें स्टेट्स आते थे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। उस समय ये यूनियन टेरिटरीज थी और आज के समय में ये फुल फ्लेज स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये यूनियन टेरिटरीज उस समय थी 1956 जब वो एक्ट लाया गया था, तब ये बनाई गई थी। आज ये पूरे की पूरी स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी इनको कुछ यहाँ पर रियायतें दी गई हैं। ठीक है, जैसे कि मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इनको भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं ना। इसको हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, आर्टिकल 371 के अंडर में इनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। त्रिपुरा की जहाँ तक बात आती है तो त्रिपुरा आपको शेड्यूल 6 में आता है। मेघालय, त्रिपुरा और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये शेड्यूल 6 में आते हैं, जिनमें अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरी से भले ही निकाल के इनको स्टेट्स बनाया गया, लेकिन फिर भी स्पेशल प्रोविजंस इनको प्रोवाइड किए गए ताकि इनका जो एक यूनिकनेस है या फिर जो ट्राइबल पीपल है उनके अधिकारों की सुरक्षा की जा सके, उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। ठीक है, अब बात आती है यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, लेकिन हमें पता है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट के बिहाफ पर कोई दूसरा होता है, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है, चीफ कमिश्नर भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेनली प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पर इन लोगों को अपॉइंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज में कि यूनियन टेरिटरीज का काम देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज में, ये अलग होते हैं, और वही जो स्टेट के हेड होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेट के जो हेड होते हैं वो गवर्नर होते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी के हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते, ना ही एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। यूनियन टेरिटरी के हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और स्टेट का एक गवर्नर के दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, स्टेट का गवर्नर जो होता है वो स्टेट का हेड होता है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी के हेड नहीं होते। ये तो काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है इनका। ठीक है, अब अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर काम करते हैं उनको कहा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में भी कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके अलावा जो चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव एंड लक्षद्वीप में जो काम करते हैं उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कहते। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम का डिफरेंट है, बाकी काम तो वही है। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी स्टेट के गवर्नर को किसी यूनियन टेरिटरी का भी प्रभार दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको दमन एंड दीव है, तो अगर दमन दीव महाराष्ट्र के पास में है तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनको इस दमन एंड दीव के एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रभार दिया जा सकता है। ठीक है, तो फिर जब ये दमन एंड दीव के प्रभार की तरफ के लिए भी अगर काम करेंगे तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूप से वो काम करेंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जहाँ तक सवाल आता है तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ये 3 ऐसे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी। इसके अलावा कोई भी यूनियन टेरिटरीज नहीं है जहाँ पर इस तरीके का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली मिले। ठीक है, लेकिन भले लेजिस्लेटिव असेंबली इन 3 यूनियन टेरिटरीज में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट का कंट्रोल खत्म हो गया। ठीक है, अभी भी पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है कि इन यूनियन टेरिटरीज की किसी भी सब्जेक्ट पर लिस्ट बना सकते हैं, क्यों नहीं वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि जहाँ तक पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर का सवाल जो है, यहाँ पर पूरा पार्लियामेंट का कंट्रोल भी होता है, क्योंकि है ना कि पार्लियामेंट किसी भी कानून, किसी भी रिलेटेड
चीज़ों पर कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ये जो 3 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, फ़र्क क्या है कि पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ये स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट है उस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन दिल्ली के साथ ऐसा नहीं है। दिल्ली भी कंकरेंट लिस्ट पर किसी टॉपिक पर बना सकता है, स्टेट लिस्ट पर भी किसी भी टॉपिक पर बना सकता है, लेकिन 3 सब्जेक्ट को छोड़ के। कौन सा? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। इस पर ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, लेकिन दिल्ली इस पे कानून नहीं बना सकता। इस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कानून बनाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा पुदुचेरी जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव पावर में और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के लेजिस्लेटिव पावर में। ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इन पर वो कानून बना सकते हैं। देखिए, याद करने का सिंपल तरीका है, ये जितने भी यूनियन टेरिटरीज है ना, ये सभी सी में है, समुद्र में है, ये लैंड पर नहीं है। ठीक है, तो बस जितने सी में है, क्योंकि देखिए अंडमान निकोबार भी सी में है, लक्षद्वीप भी सी में है, दादर नगर हवेली भी उधर ही सी में है, दमन दीव भी सी में है। अब दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, सॉरी, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब तो लैंड पर है ना, तो इनको हटा दीजिए, जितने सी वाले कंसिडर कर लीजिए, जिसके लिए प्रेसिडेंट पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए कानून बना सकता है। तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट पुदुचेरी के लिए भी रेगुलेशन बना सकता है, लेकिन एक यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड हो या डिसॉल्व हो, तब ही वो कानून बनाएगा। जब वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड या फिर डिसॉल्व नहीं हो, तो वो कानून नहीं बना सकता। क्योंकि जब असेंबली डिसॉल्व नहीं है, सस्पेंडेड नहीं है, यानी कि असेंबली अभी एग्जिस्ट करती है, तो जब एग्जिस्ट करती है तो वो अपने लिए कानून बनाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट के पावर में। ठीक है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होता है कि किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट को चाहे तो वो वहाँ से हटा सकते हैं या उसको एक्ट को मॉडिफाई करके वहाँ पे लागू कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात आती है हाई कोर्ट की। तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर यही केवल 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ की अपनी हाई कोर्ट है। इसके अलावा किसी भी यूनियन टेरिटरी की अपनी हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट नहीं बना सकता। पार्लियामेंट चाहे तो जो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज उनके लिए भी हाई कोर्ट बना सकता है, लेकिन ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उतना पॉपुलेशन ही नहीं है। जितनी पॉपुलेशन आप दिल्ली की देखिए, उतनी पॉपुलेशन उनकी नहीं है। ठीक है। तो और खास करके आप बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में ऑलरेडी हाई कोर्ट है जो पंजाब हरियाणा के लिए काम करता है, तो फिर अलग बनाए जाने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लिए बस एक अलग अलग हाई कोर्ट की व्यवस्था हुई है, बाकी और किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए अलग हाई कोर्ट की व्यवस्था नहीं हुई है। वो अपने पास के जो स्टेट्स हैं उनके हाई कोर्ट के जुडिक्शन के अंडर में ही काम करते हैं। ठीक है। नाउ, अब जहाँ तक एक्वायर्ड टेरिटरीज का सवाल है, तो एक्वायर्ड टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न नहीं है। इसलिए जो यूनियन टेरिटरीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविज़न है, उसी को यूज़ किया जाता है एक्वायर्ड टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी। ठीक है। चलिए, अब आप दिल्ली को देखेंगे कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया, स्पेशल प्रोविजंस इसके लिए कुछ बनाए गए। वो आपको 69th अमेंडमेंट 1991 में किया गया। तो क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर की गई? पहले तो दिल्ली का नाम चेंज करके इसको एनसीटी दिल्ली कहा गया, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की व्यवस्था की गई, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर रखे गए उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम दिया गया। ठीक है। तो कुछ अलग व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली आएंगी, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 मेंबर्स होंगे, 70 मेंबर्स का चुनाव यहाँ पर किया जाएगा। और ये इलेक्शन कौन कराएगा? ये इलेक्शन कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली नहीं है ये, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरी के लिए भी इलेक्शन भी खास करके दिल्ली, पुदुचेरी और कौन सा
जम्मू कश्मीर, इनके इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ तो जैसा कि आपको पहले मैंने बता दिया कि दिल्ली के मामले में कि क्या है कि दिल्ली भी कंकरेंट लिस्ट पर और स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है, लेकिन दिल्ली में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये स्टेट लिस्ट के ऐसे टॉपिक हैं जिस पर दिल्ली गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती। यहाँ पर पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी। ठीक है। चीफ मिनिस्टर की जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात आती है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। ये ध्यान रखिएगा। भले प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि अपॉइंटमेंट ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा कराया जाता है, ओथ उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए दिया जाता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं यूनियन टेरिटरी के हेड नहीं होते हैं। वो तो काम करते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, प्रेसिडेंट हेड होते हैं। इसलिए प्रैक्टिकली भले लेफ्टिनेंट गवर्नर कराते हैं, लेकिन थियोरेटिकली हेड होते हैं प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरीज के। इसलिए अगर एग्जाम में कभी भी आता है कि दिल्ली ऑफ चीफ मिनिस्टर के ओथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरीज के हैं, चाहे वो पुदुचेरी हो या फिर दिल्ली हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होंगे उनको ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, थियोरेटिकली। तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर इस टाइप का कुछ लगा के मत आइएगा। ओके, तो ये जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे, ये इनके पास अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगी। ठीक है, और प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर का, और चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के आधार पे बाकी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जैसे स्टेट में होता है। बाकी वही चीज़ें हैं यहाँ पे। अगेन, ये जो मिनिस्टर्स होंगे ये कब तक ऑफिस में रहेंगे? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगेन, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर हेड नहीं होता है यूनियन टेरिटरी का। ठीक है। एंड कलेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? असेंबली के, जिस तरीके से स्टेट में होता है या फिर पार्लियामेंट में भी होता है। ओके, नाउ अब जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर कहने का मतलब ये स्टेट के गवर्नर नहीं है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है या एडमिनिस्ट्रेटर है। ये लोग क्या करते हैं? चीफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उनके एडवाइस पर ये काम करते हैं, बशर्ते कि उनके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड मामला ना हो। अगर कुछ ऐसे मामले जहाँ पर इनको पावर है अपने डिस्क्रिप्शन से और ये आपको डिसीजन लेने का, तो उनको छोड़ के बाकी जो मामले होते हैं वहाँ पर ही चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से ही काम करते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओपिनियन में डिफरेंस होता है किसी टॉपिक पर लेकर, दोनों अलग अलग सोच रखते हैं, तो ऐसे मैटर को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और फिर प्रेसिडेंट जिस तरीके से डायरेक्शन देंगे उस तरीके से काम होगा। ठीक है। नाउ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो आपको पता है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। जैसे पार्लियामेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी प्रेसिडेंट जारी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन में आपको गवर्नर जारी करते हैं, उस तरीके से यूनियन टेरिटरी के रिलेशन में भी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। तो ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाता है? ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ असेंबली, यानी कि जब असेंबली की बैठक नहीं चल रही हो, मीटिंग नहीं चल रही हो, उसी समय तो ऑर्डिनेंस दिया जा सकता है। और इसका ऑर्डिनेंस का इफेक्ट वैसा ही होगा जैसा कि उस असेंबली के पास द्वारा पास किए गए किसी एक्ट या कानून का होता है। अगर असेंबली की बैठक होती है तो पहले बैठक से 6 वीक्स के अंदर उस ऑर्डिनेंस पर इन्हें अपना वो लेना होगा, जो भी डिसीजन को लेना है कि इस ऑर्डिनेंस को मैं आगे बढ़ाना है या फिर उसको ख़त्म करना है। ठीक है। एट द सेम टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो ऑर्डिनेंस को वापस भी ले सकते हैं, लेकिन जब असेंबली डिसॉल्व हो और असेंबली सस्पेंडेड हो तो उस केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं दे सकते। उस केस में ऑर्डिनेंस देने का सिर्फ अधिकार जो है वो प्रेसिडेंट का है। ठीक है। नाउ एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, इसके अकॉर्डिंग जो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड मामले होते हैं उनको कौन देखता है? उनको देखता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये एक नोडल एजेंसी होती है। नोडल एजेंसी मतलब नोडल मिनिस्ट्री है जो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड सारे मामले देखती है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेशन से रिलेटेड मामले हो, उसके फिनांस या बजट से रिलेटेड मामले हो, उसके सर्विस से रिलेटेड मामले हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अपॉइंटमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के
एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मामले हो। कहने का मतलब यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कोई भी मामला हो उसको देखने का काम होम मिनिस्ट्री करती है। ठीक है। अब जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है, एक फोरम बनाई गई है जिसको होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी कहते हैं। इसके चेयरमैन जो होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। अगर यूनियन होम मिनिस्टर एब्सेंट हैं तो उनके बिहाफ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम मिनिस्ट्री ये चेयरमैन का काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनमें कौन कौन मेंबर होता है? इसमें मेंबर होते हैं उस यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हो गए या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। उस यूनियन टेरिटरी से जो पार्लियामेंट में लोग चुन के गए हैं वो होंगे। साथ ही साथ वहाँ की जो लोकल बॉडीज होती है वहाँ से जो लोग चुन के आए हों, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, म्यूनसिपल काउंसिल या कमेटी हो गई, वहाँ से जो लोग चुन के आएंगे, ये सारे ये जो होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी होते हैं इसके मेंबर होते हैं। इस कमेटी का काम क्या होता है? इस कमेटी का काम ये होता है कि इस यूनियन टेरिटरीज में जो भी डेवलपमेंट, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, उससे रिलेटेड मामले जो होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं वो सारे के सारे होम मिनिस्ट्री देखने का काम करती है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनियन टेरिटरीज। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के बारे में। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।